हेलो माय डियर, माई सेल्फ एस.बी. पटेल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग सीरीज में लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया था कि लोड हमारा क्या होता है। लोड एक एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उस लोड की वजह से जिस बॉडी पर हम लोड अप्लाई करते हैं कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन आता है। तो उन्हीं सब की स्टडीज हम लोग करेंगे और उस डिफॉर्मेशन के बिहेवियर यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वही हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को, जिसमें हम लोग लोड के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड को बेसिकली हमने 3 तरीके से कैटेगराइज किया था। 3 टाइप से हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। पहला टाइप हमने कैटेगराइज किया था जब हम देखिए लोड को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। सेकेंड हम लोगों ने कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। और थर्ड हम लोगों ने कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ। आइए समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब लोड का डायरेक्शन हमारा कैसे डिसाइड। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक वर्कपीस हो जाए। अब इस वर्कपीस की ये एक्सिस हमारी हो जाए, इस वर्कपीस की एक्सिस हो जाए। अब इस पर ये जो लोड लग रहा है, ये वाला जो लोड लग रहा है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर मीन्स इस एक्सिस के 90 डिग्री पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस एक्सिस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया, इस एक्सिस के डायरेक्शन पर लोड लग रहा है। अगला लोड हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, इस एक्सिस के पैरेलल लगा सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से इस एक्सिस के पैरेलल लगा सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो लोड के नेचर होंगे वो कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड। इनकी जो कैटेगरी हमारी है, इनको हमने 2 कैटेगरी में पहले डिवाइड किया। एक हमने नॉर्मल लोड कैटेगरी में डिवाइड किया और एक हमने टेंजेंशियल लोड कैटेगरी में डिवाइड किया। नॉर्मल और टेंजेंशियल मीन्स ऐसे देखिएगा कि जब हमारे पास ये बॉडी था, देखिए जब हमारे पास ये बॉडी था, इस बॉडी के एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग जब कोई लोड अप्लाई करेंगे तो यही लोड हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्मल लोड। इसी को हम लोग बोलते हैं माय डियर नॉर्मल लोड। अब सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है, टेंजेंशियल लोड। मतलब इस वर्कपीस के देखिए अगर लोड कहीं यहाँ पर लग जाए, जिसे हम लोग शियर लोड भी पढ़ते थे, अगर लोड हमारा कहीं यहाँ पर लग जाए, इसी को हम लोग पढ़ते थे शियर लोड, या इसी को हम लोग पढ़ते थे शियर फोर्स। शियर लोड या शियर फोर्स जो हमारा, देखो जब आप इस बॉडी को 3D में देखेंगे तो इस तरीके से जब आप इस बॉडी को देखेंगे तो वो लोड हमारा कुछ इसकी सरफेस से ऐसे पास होता हुआ जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे शियर लोड। या अगर यहाँ से लगाना हो वो लोड हमारा कुछ इस तरीके से पास होता हुआ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं शियर। तो ये हमारा हो गया टेंजेंशियल लोड और नॉर्मल लोड। इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल लोड और इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लोड। तो ये हमारा हो गया जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड का डायरेक्शन जब इस एक्सिस पे हो या परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, नॉर्मल लोड को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक बार नॉर्मल लोड को भी देख लीजिए। तो नॉर्मल लोड को हमने डिवाइड किया है, देखो ये हमारा नॉर्मल लोड है और ये हमारा टेंजेंशियल लोड है। नॉर्मल लोड की जो हमने कैटेगरी डिवाइड की, पहला हमने डिवाइड किया एक्सियल लोड और दूसरा हमने डिवाइड किया
एसेंट्रिक। एक्सियल लोड का मतलब क्या होगा, यदि हमारे पास वर्कपीस हो, अब ये इसकी एक्सिस हो, इस एक्सिस के, देखिए एक्सियल लोड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो लोड होंगे वो इस एक्सिस के अबाउट ही लगेंगे। अगर परपेंडिकुलर में मान लो हम कोई लोड ऐसे लगाएं, वो लोड हमारा इस तरीके से लगेगा। अब बात कर रहे हैं इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक का मतलब जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी का टोटल मास उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। मतलब अगर उस पॉइंट पर हम एक नुकीली चीज जैसे हम निडल लगा दें, उस निडल के ऊपर पूरा का पूरा बॉडी हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होकर बैलेंस रहेगा, ना वो राइट साइड गिरेगा ना लेफ्ट साइड गिरेगा, वो उसी पर। जैसे हम कॉपी को क्या करें, अपने एक उंगली पर सेंटर पे रख के रोक सकते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा, उस कॉपी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा हट के इतनी डिस्टेंस पर एक कोई लोड लगे, इतनी डिस्टेंस पर ये कोई लोड लगे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से जा रहा है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतनी डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस पे होता है उसी को हम लोग ई बोलते हैं। ई मतलब इसेंट्रिक सिटी डिस्टेंस, इसेंट्रिक सिटी डिस्टेंस, इसेंट्रिक सिटी डिस्टेंस ये हमारी होती है। और इस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं माय डियर एसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक उत्केंद्रित भार या उत्केंद्रित बल बोलते हैं। अब अगर वो कहीं यहां से भी इस तरीके से लग रहा हो, तो इससे थोड़ा सा ऊपर की बात करें, ये बॉडी अगर यहाँ तक हो, लोड यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे या यहाँ पे लगे, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस यहाँ से जाएगी, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस यहाँ से जाएगी, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एसेंट्रिक लोड हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें एक्सियल और एसेंट्रिक। एक्सियल मतलब उस बॉडी के एक्सिस से पास होता हुआ जाएगा, एसेंट्रिक मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटकर पास होता हुआ जाएगा। अब इसमें देखो, इन दोनों को जब हम लगाएंगे तो इन दोनों का नेचर कैसा हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, टॉर्सनल हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है या शियरिंग लोड हो। सभी के बारे में समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं, सभी के बारे में समझते हैं। देखिए, सभी के बारे में समझते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टेंसाइल लोड हमारा क्या हो। टेंसाइल मतलब तनाव में जब हम लोग कोई लोड लगाते हैं तो उसे हम टेंसाइल लोड कहते हैं। मतलब ये हमारा कोई बॉडी हो जाए, इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लोड P लगा दें, अगर ये एक डायरेक्शन में फिक्स हो तो ये लोड हमारा टेंसाइल कहलाएगा। या तो दोनों डायरेक्शन में हम इस लोड को लगा दें, यानी कि इधर भी हम लोड P1 लगा दें और इधर भी हम लोड P2 लगा दें, तो ये बॉडी क्या है, टेंसाइल में है, तनन में है, तो इस तरीके के लोड को हम लोग टेंसाइल लोड बोलते हैं। सेकेंड बात कर रहे हैं माय डियर कंप्रेसिव लोड के बारे में। कंप्रेसिव लोड हमारा क्या होता है कि जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इट मीन्स ये हमारा कोई बॉडी हो जाए, ये हमारा कोई, और इस पर इस तरीके से हम लोड अप्लाई करें, इसको हम लोग इस तरीके से लोड अप्लाई करें, तो ये हमारा क्या होगा, इसे कंप्रेस करेगा, इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके के लोड को हम लोग बोलते हैं माय डियर कंप्रेसिव। ये हमारे हो गए टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड। इन्हीं सब की स्टडी अभी आगे हम लोग करेंगे, है ना। ये पार्ट्स है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लेकिन ये हमारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मटेरियल की इलास्टिक लिमिट जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ टेंसाइल लोड चेक करेंगे, टेंसाइल टेंशन टेस्ट चेक करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर वहाँ हम समझ पाएंगे कि टेंसाइल लोड कौन सा था। तो आपको याद होगा कि सर ने टेंसाइल लोड जो हमें बताया था वही है। सेकेंड हो गया कंप्रेसिव। थर्ड हो गया टॉर्सनल लोड। टॉर्सनल का मतलब मरोड़, मतलब अगर कोई इस तरीके से फिक्स वाल हो, यहाँ पर चाहे आप सर्कुलर रॉड देख लीजिए, इस तरीके से चाहे सिलेंड्रिकल रॉड देख लीजिए, चाहे रेक्टेंगुलर रॉड देख लीजिए, यहाँ पे अगर फिक्स हो, इस पे अगर हम इस तरह
एक टॉर्सनल मोमेंट अप्लाई करें इस रॉड पे, तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या उत्पन्न होगा, एक मोमेंट उत्पन्न होगा जो इसे रजिस्ट करने लगेगा। तो ये बॉडी में क्या होगा, ट्विस्टिंग यानी कि मरोड़ उत्पन्न होगा। इस डायरेक्शन में जब हम मूवमेंट लगाएंगे या लोड लगाएंगे तो इस बॉडी में क्या होगा, इस तरीके से ट्विस्टिंग नेचर उत्पन्न होगा, जिस तरीके के लोड को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल और ट्विस्टिंग लोड। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड का मतलब क्या है, बेंड मतलब नमन, नमन भार। मतलब ये हमारे पास कोई बॉडी हो गई, अब इसे चाहे आप बॉडी कैलकुलेट करिए चाहे जो कैलकुलेट करिए, मान लीजिए इसको हमने यहाँ से फिक्स कर, इसको हमने यहाँ से फिक्स कर। अब इस पर अगर हम ऐसा लोड लगाएं, इस पर हम इस तरीके का लोड लगाएं तो इस पे क्या होगा, ये बॉडी इस तरीके से, ये बॉडी इस तरीके से बेंड हो सकती है। तो इस लोड के कारण जो ये बॉडी हमारी बेंड हो रही है, ऐसे नेचर ऑफ लोडिंग को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग लोड। शियर लोड हमारा क्या होता है, शियर मतलब कर्तन भार, मतलब किसी, जैसे हम लोग अपना बाल कटवाते हैं नाई के यहाँ, तो जो कैंची सीजर हमारी होती है जब हमारे बाल को काटती है, तो वहाँ पर जो लोड अप्लाई होता है सीजर की एज और बाल के बीच में, वहाँ पर शियर लोड अप्लाई होता है। शियर लोड कह सकते हैं या शियर फोर्स कह सकते हैं। तो शियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को 2 पार्ट्स में कट करने के लिए। तो शियर लोड हमारा कैसा होगा, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर इसी बॉडी पे मान लीजिए, चलिए अगर इसी बॉडी पे हम लोग क्या करें, ये हमारा हो गया बॉडी, अब इस पे हम लोग क्या करें, इस तरीके से एक लोड अप्लाई करें, इस तरीके से एक लोड अप्लाई करें, इसे हम लोग बोलते हैं टाउ, शियर स्ट्रेस टाउ। तो ये इसको शियर करने की कोशिश करेगा, तो इसी लोड को हम लोग बोलते हैं शियर लोड। ये था हमारा नॉर्मल लोड का कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये था नॉर्मल लोड की कैटेगरी, मतलब कौन सा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ। सेकेंड अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। लोड हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो या किसी एक ही जगह पर लगा हो, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा लोड कितने टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड मीन्स, देखो इसको हम लोग क्या किया, एक कंसेंट्रिक लोड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको आप देखिए कि ऐसे देखिए, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, कंसेंट्रिक लोड, और सेकंड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसेंट्रिक लोड का मतलब क्या होगा, वो लोड हमारा किसी एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगा और अपना टोटल इफेक्ट उसी पॉइंट पर देगा, उसके अगल बगल वो अपना इफेक्ट नहीं देगा। जैसे आप सपोज करो ये हमारे पास बॉडी है, अब इस बॉडी पर अगर एक लोड इस तरीके का लगा हो, एक लोड इस तरीके का लगा हो, अब आप देखो इस लोड का टोटल वैल्यू इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है, इसी पॉइंट पर, इसके लेफ्ट या इसके राइट में नहीं हो रहा है। तो जब लोड की वैल्यू किसी एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, तो उसी को हम लोग कंसेंट्रिक लोड या उसी को हम लोग बिंदु भार या पॉइंट लोड कहते हैं। पॉइंट लोड या बिंदु भार, इसी का अगला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पॉइंट लोड के बारे में देखना है। देखो, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब हमारा क्या है कि एक से अधिक प्लेस पर वो लोड हमारा क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वो हो सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हो, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हो, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ भी ऑर्डर होगा, लेकिन उसका लोड का जो इफेक्ट होगा उस बीम पर या किसी भी बॉडी पर वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से बटा होगा। जैसे अगर हम कंसेंट्रिक लोड की बात कर रहे थे तो इसका क्लासिफिकेशन हमारा आता था पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड यही हमारा होता था जो हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर हम लोग क्लासीफाई करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाइड होता था। वो हमारा होता था यूडीएल, वो हमारा होता था यूबीएल, और वो हमारा होता था यूडीएल।
एम। आगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे हिंदी में बोलते हैं सम वितरित भार। और यूबीएल मतलब यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, और यूडीएम का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। मतलब हम अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ये हमारा हो गया कंसंट्रेट लोड, हमने बताया पॉइंट लोड। और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोग जो पढ़ेंगे, यूडीएल पढ़ेंगे, यूबीएल पढ़ेंगे और यूडीएम पढ़ेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पहले इसके बारे में देखिए, यदि कोई हमारे पास ये बॉडी हो, इस बॉडी पर देखो एक लोड इस तरीके से लगा हो, एक लोड इस तरीके से लगा हो। इस लोड का नेचर पूरी बॉडी पर कांस्टेंट हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास बॉडी हो, इस बॉडी के ऊपर एक ऐसी प्लेट रख दी जाए, उस प्लेट की थिकनेस, मान लो ये हमारे पास प्लेट थी, ये हमारे पास इस तरीके से एक सॉलिड प्लेट थी। अब इस प्लेट को उठाकर अगर इसके ऊपर हम रख देंगे तो इस पूरी की पूरी सरफेस पर इस लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा। हर जगह पर ये लोड अपना कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। इसको हम लोग कितने तरीके से दिखा सकते हैं? पहला दिखाने का तरीका ये है। और सेकंड मेथड हम लोग कैसे दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को? अगर यूडीएल की बात होती है तो ये भी हम लोग इसे इस तरीके से भी हम लोग इसको दिखा देते हैं। और इसका जो सिंबल होता है उसे हम लोग या तो न्यूटन पर मीटर में शो करते हैं या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में शो करते हैं। मतलब अगर इस बीम की लेंथ कुछ भी हो, मान लेते हैं इस बीम की लेंथ 10 मीटर हो, और अगर हम कहें कि इस पे 2 न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर टोटल यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर पर 2 न्यूटन लग रहा है तो 10 मीटर पर 2 × 10 = 20 मीटर का लगेगा, 20 न्यूटन का लगेगा। 20 न्यूटन का टोटल लोड हमारा लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है यूडीएल लोड। अब बात कर रहे हैं यूबीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जैसा कि इलाहाबाद प्लेस में आपने एक नया नैनी ब्रिज के नाम से देखा होगा, नैनी यमुना ब्रिज, वो पूरा का पूरा यूबीएल कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। उस पे कैसे होता है देखिएगा, आइए उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए वो हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा कोई बॉडी होता है। अब इस बॉडी पे जो लोड का नेचर होगा वो या तो कांस्टेंट ऐसे इंक्रीज करेगा, या तो ये हमारा बॉडी हो गया। अब मान लो ये हमारा लोड कांस्टेंट ऐसे डिक्रीज कर सकते। इसको हम लोग कैसे सिंबल में शो कर देते हैं? इस तरीके से एरो लगाकर। आप ये मत समझो कि यहाँ लोड W1 है, यहाँ W2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांस्टेंट या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट डिक्रीज करेगा। इस तरीके के लोड को माय डियर हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये लगातार क्या करेगा? बढ़ता जाएगा, और इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो एक लीनियर लाइन शो करेगा। ये जरूर ध्यान देना। ऐसे लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग। जो नैनी ब्रिज का आपको एग्जांपल मैंने दिया वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। उस पे देखिए कैसा उसका लोड लगा हुआ है। वहाँ पे देखिए जो नेचर ऑफ लोडिंग है वो कुछ इस तरीके से, ये पूरा हमारा बीम हो गया है, और यहाँ पर एक बीम दे दिया गया, और यहाँ पर एक बीम दे दिया गया है, और इस तरीके से ये लोड लगा दिया गया, और इस तरीके से ये लोड लगा दिया। ये इस तरीके से लोड हमारा वैरी कर रहा है, इस तरीके से ये लोड हमारा वैरी कर रहा है, और इस पे हम लोगों ने क्या किया है? पूरे के पूरे इसके वेट को हैंग कर दिया है। तो ये हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। अब अगर हम क्या करें कि एक बॉडी पर देखो इस तरीके के सिंबल को बोलते हैं मोमेंट। अगर एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट मोमेंट लगा दें, एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट मोमेंट लगा दें, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा हो गया कौन सा टाइप ऑफ लोड, सेकेंड टाइप ऑफ लोड, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ लोड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड। मैग्नीट्यूड मतलब उस लोड का हमारा वैल्यू कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लोड होगा, ये देखिए एक स्टैटिक लोड हमारा होगा, एक हमारा इनर्शिया लोड होगा, एक हमारा डायनेमिक लोड होगा और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल लोड होगा। ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल लोड। अब इस तरीके से देखिए स्टैटिक लोड, इनर्शिया लोड, डायनेमिक लोड एंड सेंट्रीफ्यूगल। स्टैटिक लोड का मतलब क्या है, जिसे हम लोग डेड लोड बोलते हैं। डेड लोड वो हमेशा कांस्टेंट एक जगह पे अपने टोटल इफेक्ट को उतना ही बनाए रखेगा, टाइम के साथ लोड की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे लोड को हम लोग स्टैटिक लोड बोलते हैं। इनर्शिया लोड का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा जब हम क्या करते हैं इनर्शिया फोर्स लगाते हैं, वो इनर्शिया फोर्स जड़त्व जो बल हमारा होता है वो हमारा किसके कारण होता है, इनर्शिया लोड की वजह से लगाया जाता है। डायनेमिक लोड क्या होता है, जब कोई बॉडी हमारा किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन में होता है, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी को हम लोग डायनेमिक लोड। सेंट्रीफ्यूगल लोड हमारा क्या होता है, यदि कोई बॉडी हमारा, मान लो ये बॉडी हमारा है, इसके अंदर ही ये लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस सेंटर के अबाउट, तो जिस लोड से ये मूव कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, है ना, अपकेंद्रित भार बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, स्टैटिक लोड, इनर्शिया लोड, डायनेमिक लोड एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब स्टैटिक लोड जो हमारा होगा माय डियर, वो देखो जैसे सपोज करिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अब ये लगातार इस प्लेन पे रखा गया है, इस प्लेन पे रखा गया है, तो ये क्या करेगा, इस पर जो इसका मास होगा कांस्टेंट लोड हमेशा लगाए रखेगा। तो ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं डेड लोड। टाइम के साथ इस लोड की इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, उसे हम लोग बोलेंगे डेड लोड। सेकेंड हमारा होता है ग्रेजुअल लोड। ग्रेजुअल लोड का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ इस लोड की इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, चेंज होती है। जैसे डेड लोड में m हमारा कांस्टेंट होगा, तो स्टैटिक यानी कि ग्रेजुअल लोड में हमारा क्या होगा, टाइम के साथ में लोड की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल। आगे बात करते हैं, अब देखिए डायनेमिक लोड की बात करते हैं। देखिए डायनेमिक लोड की बात करते हैं, तो डायनेमिक लोड को हम लोगों ने तीन तरीके से कैटेगराइज किया। मान लो कोई भी मोटर व्हीकल जा रहा है, इस तरीके से ये कोई मोटर व्हीकल जा रहा है, अब इस पे देखो हम सडन लोड लगाकर, मान लो ये कुछ v स्पीड से u स्पीड से जा रहा है, अब अचानक से इस पे अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो वहां पर कौन सा लोड अप्लाई होगा, सडन लोड अप्लाई होगा, सडन लोड अप्लाई होगा। अगर हम उस पर क्या लगातार एक्सीलरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करें, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, या लगातार हम एक्सीलरेशन की वैल्यू को डिक्रीज करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस टाइप के नेचर ऑफ लोड को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल और ग्रेजुअल। इंक्रीजिंग लोड या डिक्रीजिंग लोड, या तो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग लोड, और अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज। ये हो गया। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इम्पैक्ट लोड मतलब जैसे ये बॉडी चल रही है, इस पर साइड से अचानक से 10 किलो न्यूटन का लोड आकर पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर क्या कर दे, ऐड कर दे, तो इस तरीके के लोड को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट। चलिए ये था हमारा नेचर ऑफ लोडिंग या टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग के बाद अब हम लोग
आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब हम पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि स्टैटिक और डायनेमिक लोड में डिफरेंस क्या हो, स्टैटिक और डायनेमिक लोड में डिफरेंस क्या होता है। तो उसी की हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ लोड इज कांस्टेंट और वेरी स्लोली चेंजिंग विथ टाइम। इसका मतलब क्या है कि यदि ये बॉडी हमारा इस फर्श पर रखा हो और इसका लोड W हो, तो इस लोड W की वैल्यू, ये कह रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ लोड। देखो डायरेक्शन हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में रखा है, मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, W है। तो इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों क्या करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे, या फिर अगर वेरी करेंगे तो बहुत स्लोली वेरी करेंगे, मतलब वेरी स्लोली चेंजिंग विथ टाइम। तो इस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टैटिक। इस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं स्थिर भार या स्टैटिक। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ लोड इज कांस्टेंट, लेकिन डायनेमिक लोड में हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा और टाइम के साथ में तेजी से परिवर्तित होगा। यहाँ पर स्लोली चेंज हो रहा था और यहाँ पर जो टाइम के साथ चेंजिंग होगा वो रैपिड चेंज, तेजी से उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, जब किसी बॉडी पे हम लोग लोड लगाते हैं, टाइप्स ऑफ लोड हमने बता दिया, लोड का हमने क्या बता दिया कि लोड की डिफिनेशन क्या होती है। अब किसी बॉडी पे लोड लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का लोड लगा रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ लोड नहीं लगा रहे हैं, मान लो उन सभी टाइप्स ऑफ लोड में से हमने किसी एक लोड को सेलेक्ट किया और उस लोड को किसी बॉडी पर हमने अप्लाई किया, तो उस बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी हम लोग अब करने। जैसे सपोज करो अब हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स ऑफ लोड, मतलब किसी बॉडी पे अगर हम लोड लगाएंगे तो उस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, उस बॉडी पर क्या रिस्पॉन्स होगा। तो पहले देखिए, व्हेन द लोड इज अप्लाइड ओवर ए स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर हम लोग अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं उसी को हम लोग स्पेसिमेन बोलते हैं। अब मान लो कि एक हमने ये बॉडी ले लिया, एक हमने इस तरीके का बॉडी ले लिया, अब इस बॉडी को हम लोग कह दें स्पेसिमेन। स्पेसिमेन ये हमारे लिए एक स्पेसिमेन हो गया। अब इस पर हम कुछ लोड अप्लाई करें, किसी भी तरीके का लोड, हम ऐसा भी लोड अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एरो लगाकर ही लोड अप्लाई करें, इस तरीके से भी हम लोग लोड अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी स्पेसिमेन पर व्हेन द लोड इज अप्लाइड ओवर ए स्पेसिमेन, किसी स्पेसिमेन पर जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो स्पेसिमेन कुछ देर तक इस लोड को बियर करेगा, इस लोड को रजिस्ट करेगा, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद जब लोड की वैल्यू हम लोग लगातार बढ़ाते जाएंगे तो जब इसकी रजिस्टिंग पावर इस टोटल लोड के बराबर हो जाएगी तब तक तो ये हमारा क्या होगा, अपने शेप और साइज को बनाए रखेगा, अपने शेप और साइज को बनाए रखेगा। लेकिन फिर भी हम लोड की वैल्यू को अगर बढ़ाते चले जाएं तो कुछ समय बाद जब लोड की वैल्यू इसके अंदर स्ट्रेंथिंग पावर से अधिक हो जाए या इसके अंदर उत्पन्न हुए इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो इस स्पेसिमेन में माय डियर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये स्पेसिमेन अपने शेप को भी बदलना शुरू कर देगा और अपने साइज को भी बदलना शुरू कर देगा। उस समय हम ये कह सकते हैं ये स्पेसिमेन ये क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन को स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर
जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होगा, द स्पेसिमैन स्टार्ट डिफॉर्मेशन। तो आप तुरंत समझ जाना कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट तब होगा जब लोड की वैल्यू बॉडी के अंदर उत्पन्न हुए W इज ग्रेटर देन इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, तभी ये डिफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दिस डिफॉर्मेशन चेंज द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेसिमैन एंड इट्स टू टाइप। पहले तो आप देखो कि यही डिफॉर्मेशन इस बॉडी की ज्योमेट्री को चेंज करेगा, और ज्योमेट्री को चेंज करने का मतलब क्या है, यह इसके, देखिए मान लो ये बॉडी था, आपने देखा ये बॉडी था, अब इस पर अगर हम इस तरीके का लोड लगा दें तो इसका यहाँ से क्या होगा, ये साइज कम होगा और ये अपनी लेंथ को क्या करेगा, ऐसे इंक्रीज कर देगा। तो अगर हम इसके साइज की बात करेंगे तो देखो, अगर 2D में इसे हम देखना चाहें तो ये कोई हमारा बॉडी था, इस पर हमने लोड लगाया तो ये क्या होगा, यहाँ से कंप्रेस होगा और ये इस तरीके से अपनी लंबाई को इंक्रीज कर लेगा। तो यहाँ पे देखो इसका क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ये रेक्टेंगुलर था, ये भी रेक्टेंगुलर रहेगा, लेकिन जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो उसके साइज में हो। सेकेंड बात कर रहे हैं कि अगर हम इस रेक्टेंगुलर शेप पे ऐसा लोड अप्लाई कर दें कि ये रेक्टेंगुलर शेप हमारा या तो स्क्वायर शेप में हो जाए या तो कुछ सर्कुलर, मतलब कुछ अपने शेप को चेंज कर दे, शेप को, तो दो डिफॉर्मेशन यहाँ मिल सकता है माय डियर। पहला, या तो इसका साइज चेंज हो और दूसरा या तो इसका शेप चेंज हो। अब दोनों चेंज हमारे होंगे तो उन्हीं दोनों चेंज को हम लोग बोलते हैं, उन्हीं दोनों चेंज को बोलते हैं चेंज ऑफ ज्योमेट्री, उन्हीं दोनों चेंज को बोलते हैं चेंज ऑफ ज्योमेट्री। अब ये जो चेंज ऑफ ज्योमेट्री है इसको हम लोग फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा टाइप, एक हमारा होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक हमारा होता है प्लास्टिक। तो आइए समझते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हम यहीं पे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दें कि कोई भी स्पेसिमेन है उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन कब आएगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ऐसे देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास एक बॉडी था। अब इस बॉडी पे मान लो हमने इस तरीके से एक लोड अप्लाई कर दिया और इसकी लंबाई थी L। अब लोड अप्लाई करने के बाद इस बॉडी की लंबाई हो गई इस तरीके से बढ़कर, ये हमारा लोड अप्लाई हुआ था और इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी थी L और ये जो लेंथ बढ़ गई ये हम मान लेते हैं डेल्टा L/2 और इसे भी मान लेते हैं डेल्टा L/2। मतलब टोटल जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो हम मान लेते हैं डेल्टा L। अब कुछ देर बाद हमने क्या किया, इस लोड को रिमूव कर दिया, इस लोड को हमने रिमूव कर दिया। लोड को रिमूव करने के बाद इसकी जो बढ़ी हुई लंबाई थी यह बॉडी पुनः उसे रिकवर कर लेगा और इसी शेप में बना देगा तो इस तरीके के लोड को या इस तरीके के डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस तरीके के डिफॉर्मेशन को बोलते हैं माय डियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा वह डिफॉर्मेशन होता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड लगाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने साइज चेंज करके दिखा दिया है, शेप भी चेंज होता है। जैसे अगर ये हम पेन लिए, अब ये एक रॉड की तरह अगर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमारा बेंड हो जाएगी और लोड हटा लेने पे फर्दर ये अपने शेप में आ जाएगी। तो शेप और साइज दोनों चेंज हो सकता है। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम लोड को लगाएंगे तो बॉडी हमारा क्या होगा, शेप और साइज को चेंज कर देगा। लेकिन लोड को रिमूव करने के बाद
ये फर्दर अपने इनिशियल या ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। आफ्टर रिमूविंग द लोड, यहां देखिए, आफ्टर रिमूविंग द लोड, आफ्टर रिमूविंग द लोड, बॉडी हमारा क्या होगा, कंप्लीटली शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। बॉडी विल बी, बॉडी या स्पेसिमेन विल बी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, इट्स ओरिजिनल साइज। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जब बॉडी कंप्लीटली रीगेन कर लेगा तो इसे हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा, आइए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हमने क्या किया था, इस बॉडी पे लोड लगाया और इसकी लंबाई हमारी इंक्रीज हो गई, लेकिन लोड को रिमूव करने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बन सकती है, या तो ये बॉडी पूरा अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले, या फिर पूरा शेप और साइज को रिगेन ना करे, मतलब इसकी लंबाई कुछ बढ़ी हुई बचेगी। रिगेन तो कर रहा है, थोड़ा सा देखिए, यहां से यहां तक रिगेन किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। करना था इतना और किया है इतना। यहां पर भी देखिए, इतना रिगेन करना था और केवल इतना ही किया। तो इसका मतलब जो हमारा इनिशियल शेप और साइज था, उस इनिशियल शेप और साइज को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर रिमूविंग द लोड, इनिशियल शेप एंड साइज या ओरिजिनल शेप एंड साइज विल नॉट बी अचीव्ड, देन दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ होता है, जब हम इलास्टिक लिमिट के ऊपर लोड लगाते हैं। अभी आगे के हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, चैप्टर इसी में रहेगा। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे स्टील स्ट्रेस कर्व, तो उसमें आपको बताएंगे इलास्टिक लिमिट कहाँ होगी, प्लास्टिक लिमिट कहाँ होगी, यील्ड पॉइंट कहाँ होगा, है ना। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, अल्टीमेट पॉइंट कहाँ पे होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा कि बॉडी आफ्टर रिमूविंग द लोड ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वही इलास्टिक डिफॉर्मेशन की डिफिनेशन हमने लिख रखी है। क्या है, व्हेन ए मटेरियल डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। जब किसी मटेरियल पे हम लोड लगाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, डिफॉर्म होगा। शेप और साइज या तो घटाएगा या बढ़ाएगा। कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो घटाएगा और टेंसाइल लोड लगाएंगे तो बढ़ाएगा। दोनों केसेस में डिफॉर्म होगा, बट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब शेप एंड साइज, ज्योमेट्री का मतलब शेप एंड साइज। तो इस तरीके से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिकवर करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड, देन द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक। वही डिफिनेशन हो गई। सिमिलर यही हमारा हो गया, एक स्पेसिमेन हो गया, ये हमने लोड लगा दिया, ये स्पेसिमेन था, लोड लगाने पर उसकी लंबाई देखिए, मान लो ये डेल्टा L/2 बढ़ी, ये डेल्टा L/2 बढ़ी, और लोड हटा लेने पर ये पूरा का पूरा ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसीलिए इस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिक लोडिंग या इलास्टिक। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, इफ द लोड इज इंक्रीज टू ए वैल्यू दैट आफ्टर इट्स रिमूवल द ओरिजिनल ज्योमेट्री। मतलब लोड की वैल्यू को हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक यह अपने ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज नहीं कर लेगा। फिर उसके बाद जब उस लोड को हम लोग रिमूव करेंगे तो रिमूवल के बाद वो बॉडी अपना कंप्लीटली, देखो, आफ्टर रिमूवल द लोड बॉडी इज नॉट रिकवर्ड इट्स ज्योमेट्री। यहां लिखा है ना, द ओरिजिनल ज्योमेट्री इज नॉट रिकवर्ड, देन द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक। ये हो गया हमारा डिफॉर्मेशन, एक इलास्टिक होगा और एक
प्लास्टिक हो। बेसिकली यही डिफॉर्मेशन हमारा सभी मटेरियल में मिलता है, किसी में इलास्टिक मिलेगा, किसी में प्लास्टिक मिलेगा। अब आपको बताएंगे इलास्टिक और प्लास्टिक क्या होता है आगे जब हम लोग स्टील स्ट्रेस कर्व पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसी तरीके से इसका भी था, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए था। ओरिजिनल साइज हमारा क्या था, ये था। लोडिंग के बाद हमारा क्या हो गया, साइज हमारा ये बढ़ गया, और जब लोड हमने रिमूव कर लिया तो केवल इतना ही रिकवर कर पाया, मतलब इतना रिकवरी अभी भी बाकी रह गया यहाँ पर भी, और इतना रिकवरी यहाँ पर भी बाकी रह गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन होगा और ये जो डिफॉर्मेशन होगा, यही दोनों डिफॉर्मेशन हमारे क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम कुछ पहले मटेरियल के बारे में आपको बता देते हैं कि मटेरियल हमारे पास कितने टाइप के अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो कि हम पढ़ेंगे जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी आपको बताएं कि हुक्स लॉ वैलिड करता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ये तो वहाँ बताएंगे ही। लेकिन अगर हम ये कहें कि हुक्स लॉ हमारा होमोजीनियस मटेरियल के लिए वैलिड होता है, तो जब तक आपको होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है ये पता ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे समझ पाओगे कि हुक्स लॉ किस मटेरियल के लिए वैलिड होता है। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसेंट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, वो पढ़ने चल रहे हैं होमोजीनियस मटेरियल, जिसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण पदार्थ। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी, मतलब प्रॉपर तरीके से हर जगह पर मटेरियल हमारा क्या होता है, मिश्र होता है, मिला होता है। ऐसे मटेरियल को होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे चीनी और पानी को हम लोग क्या करें, घोल बनाएंगे, तो चीनी कुछ देर बाद उसमें गल जाएगी, घुल जाएगी, और घुलने के बाद वो क्या होगा, एक होमोजीनियस लिक्विड बनाएगा। लेकिन अगर वही चीनी को हम पेट्रोल में डाल देंगे तो वो चीनी अलग बनी रहेगी और पेट्रोल अलग बना रहेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो पहले हम लोग होमोजीनियस के बारे में समझते हैं अपने सॉलिड के लिए। यहाँ जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो अपने सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, सॉलिड का मतलब क्या है कि जब कोई इफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, यदि किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ गुण मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इक्वल एट एवरी पॉइंट। मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ये हमारे पास कोई मटेरियल हो जाए, और इस मटेरियल पर देखिए एवरी पॉइंट पर, मान लो अगर हम इस पॉइंट पर देखना चाहें तो इस पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टी जो आएगी, अगर हम इस पॉइंट पर देखना चाहेंगे तो इस पॉइंट पर भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज वही आनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी वही आनी चाहिए, यहाँ पर भी, 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 कहीं पर भी इस बॉडी पर हम देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, एवरी पॉइंट पर उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। इस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी। तो हमारा मटेरियल होमोजीनियस तब होगा जब उस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो आगे बात करते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपी मटेरियल। आइसोट्रॉपिक और
आइसोट्रॉपी मटेरियल। अब जैसे हमने यही डायग्राम बनाया था, इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था, जब ये हमारा होमोजीनियस था तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज समान होती थी। आइसोट्रॉपिक के लिए हमारा क्या होगा कि किसी भी, देखो प्रॉपर्टीज आर, ये कौन सी प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। जैसे हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसी पॉइंट पर चेक कर रहे थे, इस पॉइंट पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज आ रही थी वही इलास्टिक प्रॉपर्टीज इस पॉइंट पर आए, वही इलास्टिक प्रॉपर्टीज इस पॉइंट पर आए, देन दिस टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड होमोजेनियस मटेरियल। लेकिन किसी एक पॉइंट पर मान लो हम कंसंट्रेट कर दें और इस पॉइंट के सभी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, इन सभी डायरेक्शन में कुछ भी डायरेक्शन हो जाए, केवल एक्स वाई जेड नहीं, कुछ भी डायरेक्शन हो जाए, इन सभी डायरेक्शन में इस मटेरियल की जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज आएगी वही हमारा किसी भी पॉइंट पर अगर हम सभी दिशाओं में इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टीज इक्वल होगी। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मान लो ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, मल्टीपल डायरेक्शन। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ देखो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ पर चेक करें, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, या फिर कहीं भी चेक करें, उस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज समान होंगी। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपी। आगे बढ़, इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक नोट पॉइंट हमने दिया हुआ है। नोट पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसे देखो, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल होमोजीनियस, ऐसे देखो, एवरी होमोजीनियस मटेरियल आर नॉट रिक्वायर्ड टू आइसोट्रॉपिक। मतलब सभी होमोजीनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक नहीं हो सकते हैं और सभी आइसोट्रॉपिक मटेरियल होमोजीनियस नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों हो सकते। तो यही चीज हमने लिखा है कि एवरी होमोजीनियस मटेरियल आर नॉट रिक्वायर्ड टू आइसोट्रॉपिक, एवरी आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर नॉट रिक्वायर्ड होमोजीनियस। तो अब आगे देखिए, बट सम मटेरियल आर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। कुछ मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों होंगे। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, स्टील एंड कॉपर। ये हमारा हो गया होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यही हमारा था होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक की, जो हमने बात की अभी, होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक की। तो मटेरियल अगर होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक होगा तो सिंपल सी बात है, अगर देखो ये बॉडी हो गया, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज समान होंगी, वो होमोजेनियस कहलाएगा। और उसी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमारी समान हो, वो मटेरियल हमारा कहलाएगा आइसोट्रॉपिक। तो ऐसे मटेरियल जिसके एवरी पॉइंट और एवरी डायरेक्शन में, एवरी पॉइंट एंड एवरी डायरेक्शन में मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम हो, तो ऐसे मटेरियल को होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल का। डेफिनेशन देखिएगा, इफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर सेम इन एवरी पॉइंट मतलब होमोजेनियस हुआ था, एंड एवरी डायरेक्शन मतलब आइसोट्रॉपिक हुआ था, इज कॉल्ड होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। वही एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिया था, स्टील, एल्यूमिनियम एंड। अब बात करने चल रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है।
हमने अभी पढ़ा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब हम पढ़ने चल रहे हैं एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पर देखो वो उसी का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर नॉट सेम इन एवरी डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। मतलब जैसे हम लोग आइसोट्रॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, आइसोट्रॉपिक में हमारा क्या हो रहा था, इस पॉइंट के सभी डायरेक्शन में इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। लेकिन जब ये एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा तो किसी भी गिवन पॉइंट पर उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी सेम नहीं होगी। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टीज हमारी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमारी किसी भी बिंदु पर सभी डायरेक्शन में सेम नहीं। आगे जैसे इसका एग्जांपल क्या है हमारा, कंपोजिट मटेरियल है ना। कंपोजिट मटेरियल में जैसे हम लोग आजकल बनाते हैं, या तो देखो हम लोग ले लें फाइबर, फाइबर ले लिए, हम लोग ले लिए इपॉक्सी ले लिए, हम लोग ले लिए हार्डनर ले लिए। इस मटेरियल को हमने लिया मिक्स करके, एक हमने बनाई कंपोजिट शीट, एक हमने बनाई कंपोजिट शीट। अब ये जो कंपोजिट शीट बनेगी माय डियर, ये इस तरीके की, मान लो एक कंपोजिट शीट बनी। अब इस कंपोजिट शीट में एवरी पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज बदलेगी, एवरी पॉइंट पर इसकी प्रॉपर्टीज बदलेगी और उस पॉइंट पर सभी दिशाओं में भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो ऐसे कंपोजिट मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। आजकल मोस्टली जो रिसर्च लेवल पे चल रहा है वो इसी कंपोजिट मटेरियल पर ही खूब सारी रिसर्च चल रही है, क्योंकि कंपोजिट मटेरियल की जो स्ट्रेंथ हमारी होती है डियर, वो हमारी बेस मेटल से ज़्यादा होती है और ये इजी टू कन्वीनियंस होता है, मतलब यह हल्का भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसीलिए इस पर आजकल बहुत सारी रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। एक मटेरियल हमारे पास होता है ऑर्थोट्रॉपिक, एक मटेरियल हमारे पास होता है ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, इफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जरूर याद रखना, जहां पर ऑर्थोट्रॉपिक की बात करेगा वहां ये लाइन याद रखना आप, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। यदि हमारे किसी भी मटेरियल में, मान लीजिए ये हमारे पास मटेरियल हो जाए, इस मटेरियल में किसी भी पॉइंट पर, देखो यहाँ बात कर रहा है द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन द मटेरियल इज कॉल्ड। मान लो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होंगी, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन। इन तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। तो यहाँ से आपको अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब भी आपसे पूछा जाए होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसेंट्रॉपिक मटेरियल, एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल या ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, तो सबकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था, इसके लिए मटेरियल के बारे में, और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस हमारे क्या होते हैं। देखो जब किसी बॉडी पे हम लोग लोड लगाते हैं, तो लोड लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा, फिर उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए वो बॉडी अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न करेगा, इंड्यूस्ड करेगा। उसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। उस स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे,
फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।